नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर गए। सरसंघचालक मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात हुई। माधव नेत्रालय की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी गए और भी कई सारे कार्यक्रमों में वो पार्टिसिपेट किए। लेकिन कई साल से इस देश का जो मीडिया है, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुओं को, भाजपा को, आरएसएस को पसंद नहीं करता है, हमेशा नैरेटिव वार चलाता रहता है। वो लंबे समय से कहानी चला रहा था कि संघ और आरएसएस के बीच में कुछ भी सामान्य नहीं है। संघ ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। अब इतना बड़ा संगठन है, इतने बड़े वैचारिक लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नीच ऊच होता होगा। लेकिन संघ भाजपा को छोड़ दे, भाजपा संघ को छोड़ दे, यह कदापि नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ मनमुटाव रहा हो, हालांकि वो भी था या नहीं था इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। सब उड़ी उड़ाई हवाई बातें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर विराम लगा दिया। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम हुई, उसके बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में भाजपा ने जीत दर्ज की। और उसके पीछे संघ का बैकग्राउंड बताया गया। इवन जो बात सही भी है कि संघ के कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी से लगे। तो एक बात फिर उठता है कि इस बीच में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने गए नहीं, तो फिर संघ कैसे लग गया? हां, जेपी नड्डा जी ने एक बात कही थी कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। इससे संघ जरूर नाराज हुआ था और संघ के स्वयंसेवक जरूर निराश हुए थे, क्योंकि बीजेपी और संघ को अलग अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, संघ अपना काम करता है, उसके 32 से अधिक प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों में बहुत सारी चीजें हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के सारे वनवासी कल्याण आश्रम तक एक सारे संघ के प्रकल्प है। इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गए और जिस तरीके से मिले दोनों लोग, मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी वो तस्वीरें आने के बाद, वो वीडियोग्राफ्स आने के बाद विपक्ष में मातम का माहौल है कि अगर ये दोनों इसी तरीके से और इतनी ही मुस्तैदी से मिले रहे तो फिर अगला कोई भी चुनाव जीतना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो जाएगा। और इसका ट्रेलर दिखा दिया है भाजपा और संघ ने मिलकर के। और जो ट्रेलर दिखाया, अब भाई लोकसभा चुनाव में सीटें 240 हो गई भाजपा की, 400 का प्रोजेक्शन था। उसके लिहाज से बहुत सारे लोग मानते हैं ना भाजपा हार गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी तो बने नहीं, खैर। और 240 भी भाजपा की थर्ड हाईएस्ट सीटें हैं और तीनों मोदी रिजीम में ही आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के बीच में मनमुटाव होता तो यह चीज भी संभव नहीं थी। खैर, सारे स्वयंसेवक ही हैं उसमें। तो अब मुलाकात हुई भाई साहब। मुलाकात के बाद विपक्ष के नेताओं से पत्रकारों ने सवाल पूछना शुरू किया। अखिलेश यादव से सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो वहां गया नहीं हूं, अब प्रधानमंत्री से पूछना उनको वहां जाकर के अच्छा क्या लगा। अखिलेश के चाचा रामगोपाल यादव, जिन्होंने सपा को पूरा बर्बाद कर दिया, उन्होंने कहा अरे वो लोग तो, वो तो उनके माई बाप हैं, तो वो तो वहां जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा विपक्ष के तमाम नेताओं को मैंने सुना, प्रवक्ताओं को मैंने सुना, सब आए बाएं साएं, हवा सबकी खराब हो चुकी है। और जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक था। ये इतिहास में दर्ज हुआ, प्रधानमंत्री का कार्यालय में जाना और इतना लंबा संबोधन करना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक कार्यकर्ता की हैसियत से गए हुए हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। पहली बार संघ कार्यालय में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे थे। यह लग रहा था कि एक कार्यकर्ता बोल रहा है संघ का, एक स्वयंसेवक बोल रहा है संघ का,
और इसी तरीके का स्वयंसेवक होना चाहिए संघ का। खैर, तारीफ भी की मोहन भागवत जी ने, अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री जी को लोग सुनना चाहते हैं और मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं और बताता हूं, और जैसा संघ की अपनी इच्छा है, संघ जिस तरीके से राष्ट्र, राष्ट्र प्रेम, समन्वय, समाज, सारी चीजों की बातें करता है, वो सब सारी बातें उनके उद्बोधन में थी। लेकिन जो देश विरोधी है, मतलब आप सोचिए कि पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही थी कि ये आरएसएस और मोदी जो मिले हैं तो ये लोग अब पीओके पे कब्जा करेंगे और पाकिस्तान को एकदम खत्म करने के लिए मिले हैं, कि पाकिस्तान के कैसे कैसे टुकड़े हो जाए, बलूचिस्तान अलग करने के लिए, पीओके अलग करने के लिए संघ और मोदी जाकर के मिले हैं। एक पत्रकार तो पाकिस्तान का ये कह रहा था कि बताइए आज तक कोई नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए ये लोग मिले हैं। भाई साहब, कुछ बड़ा करना होगा तो मिलने की क्या जरूरत है, फोन पे बात कर लेंगे और दिखा करके मिलने की क्या जरूरत है, ऐसा तो है नहीं। खैर, तो आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अब ये तस्वीरें देखने के बाद तो सांप लौटेगा ही कलेजे पे, क्योंकि मैं, मतलब आप आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी के रिश्ते को लेकर के इतनी कहानियां सुन चुके होंगे यूट्यूब पे, इतनी कहानियां सुन चुके होंगे मीडिया में, इतना लेख सुन चुके होंगे, इतने लोगों की बातें सुन चुके होंगे कि आप कहेंगे कि भाई साहब ये जब दोनों मिले तो इतना खिलखिला करके हंस के मजे से बात कर रहे थे, कहीं कोई टेंशन वाला माहौल तो था नहीं। अरे एक पत्रकार ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है 30 तारीख वाली नागपुर की, वो कैंसिल हो गई। 28 तारीख को उसने अपने यूट्यूब पे लगा करके पूरा 8-10 लाख लोग उसको देख लिए। पता नहीं कैसे कैसे गधाओं का यूट्यूब चैनल चलता है यार, समझ में नहीं आता, इतनी फर्जी खबरें क्यों फैलाते हो। कम से कम विश्लेषण भी कर रहे हो तो उसमें कुछ तो सच्चाई हो। खैर, वो उनकी बातें हैं। इस तो प्रधानमंत्री मोदी की ये भी तस्वीर थी, आपने देखा मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में किस तरीके का समन्वय था। पुष्प उन्होंने चढ़ाए, श्रद्धांजलि दी, उन्होंने याद किया, गुरु गोलवलकर को याद किया, डॉक्टर हेगड़ेवार को याद किया, विजिटर बुक में लिखा भी, सब कुछ, सारी चीजें, सब कुछ मीडिया में है, आप लोगों ने देखा होगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष और कुछ पत्रकार और कुछ भाजपा के अंदर के लोग भी इस खबर को बहुत तेजी से फैलाने में लगे हुए थे कि मोहन भागवत, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई समन्वय ही नहीं है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब ये बातें जब आम कार्यकर्ता सुनता है तो सब मोहन भागवत जी से फोन लगा के नहीं पूछने जा रहे हैं कि बताइए आपके मोदी जी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जाहिर सी बात है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और मीडिया के लिए जो खबर था, मसाला था, उसको भी दूर करने के लिए, हालांकि मसाला अभी भी बनाया जा रहा है। कुछ बताएंगे कि मोहन भागवत ने मोदी को डांट दिया, कुछ ने कहे, कुछ बताएंगे कि समन्वय नहीं बन पाया, कुछ बताएंगे कि फलाने को बनाने के लिए तो मोदी दौड़े गए, तो मोदी भागे गए, तो मोदी गिर गए, सारी बातें बताई जाएगी। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ और फरेब है। अब आपको दिखाता हूं ये फोटो, जिसको देखने के बाद छाती पे सांप लौट गया होगा सबके। देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, साधु संत बैठे हुए हैं, गडकरी जी बैठे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए हैं, मोहन भागवत जी बैठे हुए हैं। शिलान्यास समारोह 30 मार्च 2025, ये इतिहास में दर्ज हो गया कि एक स्वयंसेवक जो इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री है, वह आया था एक नेत्रालय के नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने। है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि संघ है क्या, तो संघ यह है, और संघ के 100 वर्ष पूरे हो गए। किसी संगठन और किसी विचार को 100 साल तक पूरा करना और अपने ध्येय, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतने लंबे समय तक संघर्ष करना, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसा कोई अगर संगठन हो पूरे विश्व में तो आप बताइएगा, नहीं है। हाँ, संघ के किसी कार्य की आलोचना हो सकती है, भाजपा के किसी कार्य की आलोचना हो सकती है, वो एक अलग मैटर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। संघ की सालों की तपस्या आज भारत का अध्याय लिख रही है। आरएसएस मुख्यालय पहुंचकर क्या क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री ने 100 साल की यात्रा की बात की, आरएसएस के क्रियाकलापों की बात की, उनके प्रकल्पों की बात की, सारी चीजें संघ के बारे में बताई उन्होंने। जाहिर सी बात है कि संघ सेवक हैं तो तारीफ ही करेंगे। अच्छा, ये उन्होंने लिखा भी विजिटर बुक में, क्या क्या लिखा, सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे भी सारी चीजें आई। पीएम मोदी पहुंचे आरएसएस हेडक्वार्टर तो पाकिस्तान की बढ़ गई धुकधुकी, कह रहे हैं क्या अखंड भारत बनाने का प्लान है। मतलब पाकिस्तानियों का अलग ही राग है, हमारे देश में विपक्ष का और उधर पाकिस्तानियों का राग जो है वो मिलता जुलता रहता है। अच्छा, ये देखिए बड़का पत्रकार, देखिए क्या हेडिंग लगाता है, सनसनीबाज। सनसनीबाज मतलब बिना मोदी के तो इसका काम ही नहीं चलता। अच्छा, ये आज तक में बहुत बड़का पत्रकार था, मतलब गजब का झूठा आदमी है यार। मतलब इतना झूठ तो अंजुम भी नहीं बोलता है जितना झूठा ये व्यक्ति है। खैर, क्या कह रहा है, इधर संसद में बहुमत का संकट, उधर योगी ने छेड़ दी बगावत, भागे भाग के संघ के दरवाजे पर पहुंचे मोदी, छुपा रहा है मीडिया। क्या छुपा रहा है मीडिया बे? गदर पचीसी बतियाते हो तुम, झूठे आदमी हो, तुम्हारे समर्थक जो है वो ऐसे ही हैं। अच्छा, ये सब वो के समर्थक कैसे हैं? ये कुछ भी बताते हैं, अरे बहुत बढ़िया, क्या पत्रकारिता, गजब गुरु। क्या क्या मीडिया छिपा रहा है? कौन सी चीज मीडिया छिपा रहा है? तुझको पता तो तू बता दे। अच्छा, ये हेडिंग लगा दिया, बताएगा अंदर वही कहानी। लगभग इसके 10 वीडियो देखोगे तो सब में आज के इस दौर में तो ये सवाल तो वो सवाल तो ये रह गया तो वो रह गया, बस इतना ही, बस और कुछ नहीं बताता है। फिर भी देखने वाले देखते हैं, ठीक है। खैर, संकट में, अच्छा ये सब संकट में कब से बता रहे हैं? 2002 से मोदी को संकट में बता रहे हैं। अगला इनकी छाती पे मूंग दल के 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, तब भी इन दोगलों को शर्म नहीं आती है। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए इनको कि भाई अब 22-23 साल हो गया, वो व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ता ही गया, सीढ़ियां चढ़ता ही गया, अब तो पीछा छोड़ दो भाई। है क्या चाहते हो, 150-200 साल तक प्रधानमंत्री रहे तब तुम मानोगे कि नहीं है प्रधानमंत्री है। खैर, अच्छा दूसरे पत्रकार को सुन लीजिए। योगी के डर से मोदी को जाना पड़ा नागपुर, बनती हुई बात अचानक बिगड़ गई, संग नहीं हो रहा राजी। किस बात पे? इसको कुछ नहीं पता है, ये लखनऊ में बैठ करके एक 4 PM अखबार निकालता था, अखिलेश यादव का चमचा है, शुद्ध वाला। ठीक, ये इसको संग नहीं हो रहा राजी, अब इसको सब कुछ पता है। हम लोग स्वयं सेवक रहे हैं, हम हैं भी स्वयं सेवक, हमेशा स्वयं सेवक होता है, और इतना बड़ा तंत्र है, उस तंत्र में बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं पता। सब कुछ इसको पता है जिसका दूर दूर तक आरएसएस से कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है। लेकिन क्या करना है, फॉलोअर इसके भी हो गए हैं, ते भी समझाई कर रहा है, गजब की। खैर, ये तो बात थी। लेकिन एक चीज मान करके चलिए कि राजनीतिक रूप से भी नया अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा वो 2029 का चुनाव भी करवाएगा। भाजपा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जो देश में राजनीतिक समीकरण है उसको सही कर सके और उसको सही से खे सके या सही से बना सके। ये लबोलुआब निकल करके आएगा। एक और चैलेंज है भाजपा के सामने, क्या किसी महिला को बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? जातिगत समीकरण और महिला, ये दो मुद्दा प्रमुखता से चल रहा है। हालांकि किसी को पता नहीं है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। नाम तो एक दर्जन से अधिक चल रहे हैं, निर्मला सीतारमण से लेकर के भूपेंद्र यादव से लेकर के शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, अभी तो कुछ लोग स्मृति ईरानी का भी नाम चलाने लगे हैं। लेकिन एक चीज है कि समन्वय जो है भाजपा और संघ दोनों के बीच में बन गई है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाना है, अब उसके नाम की घोषणा हो सकती है। क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कौन अध्यक्ष होगा, कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया, कौन अध्यक्ष होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस, खबर फैक्ट्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सर।